नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप किसने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखते हैं मानवाधिकार से संबंधित प्रश्न। यह प्रश्न एलएलबी में और बीसीएसजी जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको हमारी टीम ने विशेष रूप से तैयार किया है एलएलबी परीक्षा के लिए। और ऐसे ही प्रश्न पीसीएस जे मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इस प्रश्नों की श्रृंखला चलेगी, जिसे आप देखेंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, मानवाधिकारों को परिभाषित कीजिए। मानवाधिकार की परिभाषा। मानव एक बुद्धिमान प्राणी है तथा मानव होने के कारण व्यक्ति के ऐसे मूल तथा अहर के अधिकारों को धारण करते हैं जिन्हें मानवाधिकार की संज्ञा दी गई है। मानवाधिकार मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं, अतः ये अधिकार जन्म से ही एक व्यक्ति को उसकी जाति, पंथ, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीयता के आधार पर विभेद किए बिना प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्य किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, पुरुष हो अथवा स्त्री हो तथा किसी भी देश का नागरिक हो, उसे मानवाधिकार प्राप्त होंगे। क्योंकि मानवाधिकार व्यक्ति की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता तथा शारीरिक, नैतिक, सामाजिक तथा भौतिक विकास के लिए अपरिहार्य तथा आवश्यक होते हैं। मानवाधिकार को कभी कभी मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार या नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। मानवाधिकार शब्द को परिभाषित करना कठिन है, परंतु यह कहा जा सकता है कि जो अधिकार मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उन्हें मानवाधिकार कहा जा सकता है। सन 1923 में वियना में मानवाधिकार पर हुए विश्व सम्मेलन में यह कहा गया कि सभी मानवाधिकार मानव गरिमा से प्राप्त होते हैं तथा प्रत्येक मानव अंतर्निहित रहते। मानव ही मानवाधिकार या मौलिक अधिकारों का केंद्र बिंदु है। सुविख्यात संविधान विद्वान माननीय दुर्गादास बसु के अनुसार मानवाधिकार वे न्यूनतम अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को उनके मानव समुदाय के सदस्य होने के कारण किसी भी अन्य आधारों पर विचार किए बिना राज्य तथा अन्य लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की उत्पत्ति। उत्तर है, मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रमाण प्राचीन काल की बेबीलोनिया विधि, असीरिया विधि, कीती विधि तथा भारत में वैदिक कालीन धर्म में पाए जा सकते हैं। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का आधार मानवतावादी है, जो अंतर्वस्तु में भेद होने के बावजूद मानव अधिकारों का समर्थन करते हैं। मानव अधिकारों की जड़ें प्राचीन विचार तथा प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकारों की दार्शनिक अवधारणाओं में पाई जाती है। कुछ यूनानी तथा रोम दार्शनिकों ने प्राकृतिक अधिकारों के विचारों को मान्यता प्रदान की थी। प्लेटो उन सर्वप्रथम लेखकों में से थे जिन्होंने नैतिक आचरण के सार्वभौमिक मानक की वकालत की थी। इसका अभिप्राय यह है कि विदेशियों से उसी प्रकार समव्यवहार किए जाने की अपेक्षा की जाती है जिस प्रकार से कोई राज्य अपने देशवासियों से समव्यवहार करता है। इसमें सभ्य ढंग से युद्धों के संचालन की भी विवक्षा होती थी। रिपब्लिक ने सार्वभौमिक सत्यों के विचार का प्रस्ताव रखा जिसे सभी को मान्यता देनी चाहिए। व्यक्तियों को सार्वजनिक कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। अरिस्टोटेल ने राजनीति में लिखा कि न्याय, सद्गुण तथा अधिकार भिन्न प्रकार के संविधानों तथा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। सिसेरो, जो एक रोमन राजनेता थे, ने अपनी कृति टी लॉज में प्राकृतिक विधि तथा मानव अधिकारों की नींव रखी। सिसरो का यह विश्वास था कि ऐसी सार्वभौमिक मानव अधिकार विधियां होनी चाहिए जो रूढ़िगत तथा सिविल विधियों में श्रेष्ठ हों। स्टोयक ने विधि के उच्चतर व्यवस्था को निर्दिष्ट करने के लिए
प्राकृतिक विधि की ऐसी नैतिक अवधारणा का प्रयोग किया जो प्रकृति के समरूप थी तथा जो सभ्य समाज एवं सरकार की विधियों के मानक के रूप में प्रयोग की जानी थी। बाद में ईसाई धर्म विशेषकर सेंट थॉमस एक्विनॉस ने इस प्राकृतिक विधि की जड़ें उस ईश्वरीय विधि में खोजी जो ईश्वर प्रदत्त अधिकार के माध्यम से मनुष्य द्वारा अंततः पता लगाए जाने योग्य थी। मनुष्यों को दैवी ढंग से प्रकाशित हुई। यूनान के सिटी स्टेट ने नागरिकों को वाक की स्वतंत्रता, मताधिकार, लोक पद पर निर्वाचित होने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार तथा न्याय प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी प्रकार के अधिकार रोमन विधि में जस सिविल द्वारा रोमवासियों को सुनिश्चित कराए गए। इस प्रकार मानव अधिकारों की अवधारणा की उत्पत्ति सामान्यतः ग्रीक रोमन प्राकृतिक विधि के स्टोइसिज्म के सिद्धांत में पाया जाना माना जाता है, जिसमें यह माना गया कि एक सार्वभौमिक शक्ति सभी जीवों पर व्याप्त है और इसलिए मानव आचरण प्राकृतिक विधि के अनुसार होना चाहिए। अगला प्रश्न, मानवाधिकार का महत्व समझाइए। मानवाधिकार का महत्व वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संरचना में मानव अधिकारों के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसका संबंध नैतिक, विधिक और राजनैतिक है। विधिक इसलिए क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों में वर्णित अधिकारों एवं बाध्यताओं का क्रियान्वयन अंतर्ग्रस्त होता है। यह नैतिक इसलिए है क्योंकि मानव अधिकार मानव गरिमा का संरक्षण करने की मूल्य आधारित प्रणाली है और बृहत्तर अर्थ में राजनीतिक है। ये व्यक्ति पर सरकार की शक्तियों को सीमित करने हेतु भी संक्रियाशील होते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति को यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि इसकी प्रकृति एवं इन अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत संरक्षण के संबंध में कई पहलू भ्रमात्मक है। फिर भी मानव अधिकार समाज में व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होने के कारण निश्चित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणाओं इसके महत्व की विवेचना कीजिए। उत्तर है, न्यायमूर्ति लाटरपैट ने अपना मत प्रकट किया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 विश्व की महत्वपूर्ण घटना है तथा यह संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक अंग यह प्रयत्न करेगा कि घोषणा में वर्णित अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करे तथा लागू करे। घोषणा के प्रावधान निम्न है। अनुच्छेद 1 में मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के दर्शन को स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं तथा समान अधिकारों में समान हैं। उनके तर्क तथा अंतःकरण है कि उनमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे का व्यवहार होना चाहिए। अनुच्छेद 13 से 15 तक जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्ति को संरक्षा तथा विधि के समक्ष समानता आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 16 द्वारा वयस्क पुरुषों तथा स्त्रियों को बिना राष्ट्रत्व तथा धर्म के भेदभाव के विवाह करने तथा कुटुंब स्थापित करने के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 में व्यक्तियों को संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 18 तथा 19 में धर्म, मत तथा विचारों की अभिव्यक्ति के विषय में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। घोषणा का विधि में महत्व। लेटरपैड के अनुसार यह केवल एक घोषणा है, यह महासभा का प्रस्ताव ही नहीं है, अतः विधि में इसका महत्व बंधनकारी नहीं होगा। स्टार्क के अनुसार इस घोषणा की सबसे बड़ी सफलता मानवीय अधिकारों का विस्तृत वर्णन करना है। सभी राज्य किसी न किसी रूप में इसे मानते हैं।
यदि कोई राज्य इसकी अवहेलना करता है तो यह चार्टर के अनुच्छेद 55 तथा 56 का उल्लंघन होगा। अतः यह कहा जा सकता है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का विधिक महत्व है तथा इसके प्रावधान राज्य पर बंधनकारी हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में वर्णित मानव अधिकारों की विवेचना कीजिए। मानव अधिकार एवं भारतीय संविधान का संबंध। मानव अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 एवं भाग 4 में सम्मिलित किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं तथा भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। मानव अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो हमें मानव होने मात्र से प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 32 में न्यायालय में उपचार पाने का अधिकार दिया गया है। कुछ नीति निदेशक तत्वों में भी मानव अधिकार दिए गए हैं, जैसे काम का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बच्चों एवं वृद्धजनों के संरक्षण का अधिकार इत्यादि। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए ही विश्व स्तर पर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 को बनाया गया है। इसमें दिए गए अधिकार भी भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों की तरह हैं। यह सारे अधिकार मानवाधिकार हैं।